गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हम बीए फर्स्ट ईयर की कक्षा में वैधता के बारे में पढ़ रहे थे कि वैधता और औचित्यपूर्णता किस प्रकार से किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और हमने स्पष्ट रूप से समझ लिया था कि शक्ति जो हो है बल प्रयोग पर आधारित होती है, इसलिए शक्ति में दंडात्मक शक्ति से युक्त वो होती है। लेकिन इसके साथ ही हमने देखा जब शक्ति को सत्ता का संस्थागत जो है वो उसे संस्थागत स्वरूप से प्राप्त हो जाता है तो किस प्रकार से कानूनों से युक्त हो जाती है, और उसी प्रकार से जो है वैधता के द्वारा उसे जो है लोगों का नैतिक समर्थन प्राप्त हो जाता है, और किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में उसे वैधता मिलना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि वैधता के द्वारा कोई भी शासक जो है बहुत लंबे समय तक जो है शासन करता है, अर्थात उसकी मृत्यु के उपरांत भी हजारों वर्षों तक जो है उसका नाम जो इतिहास के पन्नों पर बिल्कुल अमिट रूप से स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाता है, और उसके शासन काल को स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार जो है कोई भी शासक वर्ग या कोई भी राजनीतिक व्यवस्था वैधता के द्वारा लोगों के दिलों पर, लोगों के हृदय पर शासन करती है, और शासन में जो है स्थायित्व वैधता के द्वारा ही आता है। तो हम देखते हैं कि वैधता के द्वारा शासन को जन स्वीकृति, जन सहमति प्राप्त होती है, और किसी भी शासन व्यवस्था में वैधता जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वैधता के द्वारा जनता का नैतिक समर्थन जो है उस शासन व्यवस्था को मिल जाता है, और वो शासन व्यवस्था हम देखते हैं कि उस शासन व्यवस्था में स्थायित्व जो है आता है। तो इस प्रकार हमने देखा पिछली कक्षा में कि वैधता के सामने किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में हम देखते हैं कि वैधता के सामने कुछ संकट चुनौतियां उत्पन्न होते हैं। वो किस प्रकार से हमने देखा कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में वैधता के सामने जो संकट उत्पन्न होते हैं, उन संकटों में हमने पहला संकट पढ़ा नए विचार, मूल्य व विश्वासों वाले संगठित समूह का होता है। तो देखिए, किसी भी परंपरागत रूप से स्थापित जो समूह है, संगठन है, वो समूह संगठन नए समूह और संगठन पर आधारित मूल्य और विश्वास जो होते हैं उन्हें जो है नए विचारों द्वारा पुराने विचारों को जो है चुनौती का सामना करना पड़ता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि परंपरागत जो भी राजनीतिक व्यवस्था है उसके जो मूल्य वो आदर्श हैं वो नई राजनीतिक व्यवस्था वाले मूल्य आदर्शों से टकराते हैं, और इस प्रकार उसके सामने जो है किस प्रकार एक प्रमुख समस्या और चुनौती खड़ी होती है। तो हमने पिछली कक्षा में पहला पॉइंट पढ़ा था नए विचार, मूल्य व विश्वासों वाले संगठित समूह का होता है। अगला है नई राज व्यवस्था की औचित्यपूर्णता को चुनौती। तो देखिए, अगला पॉइंट है नई राज व्यवस्था, नई राज व्यवस्था, नई राज व्यवस्था की नई राज व्यवस्था की औचित्यपूर्णता को चुनौती। नई राज व्यवस्था की औचित्य पूर्णता को चुनौती। तो देखिए, नई राज व्यवस्था की औचित्य पूर्णता को चुनौती किसके द्वारा दी जाती है? नई राज व्यवस्था की औचित्य पूर्णता की चुनौती हम देखते हैं नए संगठित मूल्य विश्वासों के आधार पर जो है परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था की औचित्य पूर्णता के लिए संकट उत्पन्न होता है। लेकिन प्रचलित राज व्यवस्था का अंत कर जो नई राजनीतिक व्यवस्था होती है उनके विचार, मूल्य व विश्वास जो होते हैं औचित्यपूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नई राज व्यवस्था की
औचित्यपूर्णता को भी जो होती है चुनौती प्राप्त होती है। जिस प्रकार से पहले पॉइंट में हमने देखा कि परंपरागत रूप से स्थापित जो है राज व्यवस्था, जिसमें प्रचलित मूल्य और आदर्श है, उन्हें नई राज व्यवस्था चुनौती देती है। और इस प्रकार से नई राज व्यवस्था को भी जो किस प्रकार से चुनौती दी जाती है उसके बारे में हम देखते हैं कि नई राज व्यवस्था को भी जो है किस प्रकार चुनौती मिलती है। तो देखिए, विभिन्न कारणों से ऐसी नई स्थापित राज व्यवस्था की औचित्यपूर्णता के लिए भी संकट जो होता है उत्पन्न होता है। तो देखिए, हम देखते हैं उसके क्या कारण हैं। तो देखिए, विभिन्न कारणों से किस प्रकार से नई स्थापित विभिन्न कारणों से तो देखिए, दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा चल रहा है दूसरा पॉइंट है नई दूसरा पॉइंट है नई राज व्यवस्था की औचित्यपूर्णता को चुनौती। तो देखिए, दूसरा पॉइंट है नई राज व्यवस्था की औचित्यपूर्णता को चुनौती। तो देखिए, विभिन्न कारणों से विभिन्न कारणों से नई राज व्यवस्था विभिन्न कारणों से नई राज व्यवस्था की औचित्यपूर्णता के लिए व्यवस्था की औचित्यपूर्णता के लिए निम्न संकट उत्पन्न हो सकते हैं। निम्न संकट उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे पहला है इसमें, जैसे पहला पॉइंट है प्रत्येक नई राज व्यवस्था प्रत्येक नई राज व्यवस्था पुराने अर्थात परंपरागत समूह एवं संस्थाओं के लिए समूहों एवं संस्थाओं के अस्तित्व के लिए खतरा
उत्पन्न करती है। संस्थाओं के लिए खतरा उत्पन्न करती है। तो देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो पुरानी राज व्यवस्था है, वो पुरानी राज व्यवस्था अर्थात जो परंपरागत समूह एवं संस्थाएं जो हैं, उनके लिए नई राज व्यवस्था जो है उनके सामने एक नए संकट के रूप में उत्पन्न होती है। क्योंकि पुरानी जो भी राज व्यवस्था है उसके मूल्य और विश्वास जो होते हैं वो नई राज व्यवस्था से टकराते हैं, और नई राज व्यवस्था अपने नए मूल्य, विश्वासों, आदर्शों पर आधारित होती है। तो इस प्रकार जो है नई राज व्यवस्था पुराने समूह संस्थाओं के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न करती है। अगला है कि देखिए, कई बार होता है कि नई राज अनेक बार, तो देखिए अनेक बार नई स्थापित राज व्यवस्था जन सहयोग व जन सहमति पर आधारित होती है, लेकिन कुछ समय बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि नई स्थापित राज व्यवस्था जन आकांक्षाओं नई स्थापित राज व्यवस्था जन आकांक्षाओं एवं विश्वासों की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। तो देखिए, हम देखते हैं कि नई स्थापित राज व्यवस्था जो होती है, हम देखते हैं कि जन सहयोग, जन सहमति पर आधारित है, लेकिन कुछ समय बाद में हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि जो नई स्थापित राज व्यवस्था है वो जन आकांक्षाओं और जन विश्वासों की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। तो ये भी क्या है, वैधता के सामने प्रमुख संकट है कि नई स्थापित राज व्यवस्था को जन आकांक्षा और जन समर्थन उसे प्राप्त नहीं हो पाता है। तो देखिए, इसके बाद में अगला पॉइंट है, 2 पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट है तो देखिए, अगला पॉइंट है तीसरा, किसी भी
किसी भी अगला पॉइंट है, किसी राज्य व्यवस्था की प्रभावशीलता में, किसी राज्य व्यवस्था की प्रभावशीलता में लगातार कमी आना, किसी राज्य व्यवस्था की प्रभावशीलता में लगातार कमी आना। तो देखिए हम देखते हैं कि कई बार राज्य व्यवस्था अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल रहती है। तो देखिए हम ये देखते हैं कि जब कोई भी राज्य व्यवस्था, देखिए जब कोई भी राज्य व्यवस्था अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर पाती, तो उसके प्रभाव में निरंतर कमी आने लगती है। तो देखिए जब कोई भी राजनीतिक व्यवस्था अपने दायित्वों को, जो है अनिवार्य दायित्वों को पूरा नहीं कर पाती, उसमें असफल रहती है, तो उसके प्रभाव में निरंतर कमी आती है। और हम देखते हैं तो इस प्रकार असंतुष्ट जो है जनता का, तो देखिए इस प्रकार असंतुष्ट जनता का उस राज्य व्यवस्था पर से विश्वास उठने लगता है। तो देखिए इस प्रकार हम देखते हैं कि जब कोई राज्य व्यवस्था अपने दायित्वों, अनिवार्य रूप से अपने जो उसके दायित्व हैं, उन दायित्वों को पूरा करने में असफल रहती है, पूरा नहीं कर पाती, तो हम देखते हैं कि उसके प्रभाव में लगातार कमी आती है। क्यों आती है? क्योंकि अपने दायित्वों को पूरी तरह से वो निर्वहन नहीं कर पाती। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो जन समूह है उससे असंतुष्ट हो जाता है और जन समूह का उस राज्य व्यवस्था पर से विश्वास उठने लग जाता है। तो ये भी वैधता के सामने प्रमुख समस्या है, प्रमुख चुनौती है, प्रमुख संकट है कि किस प्रकार जो है राज्य व्यवस्था के प्रभाव में निरंतर कमी आना भी ये उसके सामने महत्वपूर्ण संकट है। तो देखिए इस प्रकार वैधता का संकट हमने देखा कि इन प्रकार से वैधता के सामने ये चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। अब हम देखते हैं कि औचित्यपूर्णता को स्थिर रखने के उपाय। तो देखिए औचित्यपूर्णता को स्थिर रखने के उपाय हम देखते हैं किस प्रकार से हमने अभी चुनौतियां की बात की कि औचित्यपूर्णता के सामने क्या क्या संकट है, क्या क्या चुनौतियां हैं।
उसके सामने क्या क्या समस्याएं हैं, और हम देखते हैं कि औचित्य पूर्णता को स्थिर रखने के उपाय, किस प्रकार से इसे स्थिर रखा जा सकता है। तो देखिए औचित्य पूर्णता को औचित्य पूर्णता को स्थिर रखने के उपाय, औचित्य पूर्णता को स्थिर रखने के उपाय क्या क्या हैं, हम उनके बारे में चर्चा करते हैं अभी। किस प्रकार से हम औचित्य पूर्णता को स्थिर रख सकते हैं, उसको स्थायी किस प्रकार से रख सकते हैं। पहला है नए विचार एवं परंपराओं में सामंजस्य स्थापित करना। पहला पॉइंट है नए विचार एवं परंपराओं में, नए विचार एवं परंपराओं में सामंजस्य स्थापित करना। तो देखिए पहला पॉइंट है नए विचार एवं परंपराओं में जो है सामंजस्य स्थापित करना, कि जो परिवर्तन होते हैं वो महत्वपूर्ण परिवर्तन बहुत ही अनिवार्य होते हैं और राज व्यवस्था को अनुकूल बनाने के लिए परिवर्तन आवश्यक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं किस प्रकार नए विचार जो होते हैं वो किस प्रकार उसमें तालमेल स्थापित होता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है संवैधानिक व्यवस्था का निष्ठापूर्वक पालन। अगला पॉइंट है संवैधानिक व्यवस्था का निष्ठापूर्वक पालन। संवैधानिक व्यवस्था का निष्ठापूर्वक पालन। तो देखिए राज व्यवस्था के लिए अनिवार्य है कि वो संवैधानिक व्यवस्था का निष्ठापूर्ण पालन करे, क्योंकि किसी भी राज व्यवस्था में जो है शासक और शासित वर्ग के बीच में जो होती है सहमति, किस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान, व्यवहारिक दृष्टि से संविधान ही एक दस्तावेज होता है जो शासक और शासित के बीच में पाई जाने वाली आधारभूत सहमति को प्रकट करता है। अर्थात हम लिखे हुए नियमों की बात करते हैं, ये संविधान में नियम लिखित होते हैं और इसी प्रकार से शासक वर्ग की शक्तियां संविधान में वर्णित होती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी राज्य व्यवस्था को जो है लिखित नियमों के अनुसार सीमित और मर्यादित रूप से शासन करना होता है। तो हम देखते हैं कि शासक और शासित वर्ग के बीच में जो सहमति जो है संविधान के रूप में प्रकट होती है, तो एक संवैधानिक व्यवस्था का निष्ठापूर्वक पालन करना। अगला है राज व्यवस्था को उपयोगी बनाए रखना। तो देखिए राज व्यवस्था को उपयोगी बनाए रखना। तो देखिए राज व्यवस्था को उपयोगी बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज व्यवस्था को उपयोगी बनाए रखना। तो देखिए किसी भी राज व्यवस्था के लिए बहुत ही जरूरी है कि उसे किस प्रकार से उपयोगी बनाए रखा जाए। अर्थात हम देखते हैं कि कोई भी राज व्यवस्था शासित वर्ग की नजर में उपयोगी सिद्ध होती है, लेकिन हम देखते हैं कि साधारण जनता पर भी उसका प्रभाव बढ़ जाता है, तो इस प्रकार उसे औचित्य पूर्णता मिल जाती है। तो देखिए उसकी औचित्य पूर्णता को जन सहयोग मिलना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए किसी भी राज व्यवस्था को अपनी प्रभावशीलता बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। अगला है लोकतांत्रिक राज व्यवस्था के प्रसंग में विशिष्ट उपाय। तो देखिए लोकतांत्रिक राज व्यवस्था के प्रसंग में विशिष्ट उपाय।
तो देखिए, लोकतांत्रिक राज व्यवस्था के राज व्यवस्था के प्रसंग में विशिष्ट उपाय। तो देखिए, लोकतंत्र जन सहमति पर होता है और जन सहमति पर आधारित होना ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ ही और अनेक लोकतांत्रिक उपाय करने चाहिए शासक वर्ग को, जैसे कि समय समय पर चुनाव करवाना और चुनाव में किस प्रकार से निष्पक्षता बनाए रखना, ये सब कार्य जो है शासक वर्ग द्वारा किए जाने चाहिए। तो हम देखते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, निष्पक्ष स्वतंत्र आम चुनाव, और किस प्रकार से हम देखते हैं कि सैनिक सत्ता का राजनीतिक सत्ता में हस्तक्षेप न होने देना। तो ये लोकतांत्रिक उपाय हैं जो कि शासन सत्ता को समय समय पर करने चाहिए। तो देखिए, इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोक औचित्य पूर्णता को स्थिर रखने के उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन्हीं उपाय के द्वारा जो है हम देखते हैं कि शासन में स्थायित्व जो होता है वो बना रहता है, और इस प्रकार औचित्य पूर्णता जो स्थायी रूप से रहती है।